और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने यहाँ पे देखिए लिस्ट तैयार किया हुआ है, और ये हमने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसके बेसिस पे हमने ये तैयार किया हुआ है। आपके प्रीवियस ईयर में इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी के, तो आपको एटलीस्ट ये जितने भी टॉपिक दिया गया है इतना तो आपको अच्छे से करके जाना ही होगा। और इसके लिए बुक जो फॉलो करना है तो उसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप लोग लूसेंट पब्लिकेशन फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ में हम भी आपको अपना नोट्स प्रोवाइड करेंगे और वीडियो भी कंप्लीट प्रोवाइड करेंगे इन सारे टॉपिक्स का। तो देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है तो वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि पहला आपका हिंदी भाषा और इसके जो भी मुख्य तथ्य हैं तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर वर्णमाला हो गया, फिर संज्ञा है, ग्रामर में ये सारा पोर्शन आपका आ जाएगा। फिर जैसे आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आपका आता है तो इनसे भी क्वेश्चन आपका आता है। फिर उसके बाद आपका जैसे वचन हो गया, कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, काल है और अव्यय है। और इसके बाद संधि है, तो संधि में आपको जैसे संधि विच्छेद करना होता है तो इससे भी आपका क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो समास है और इसके जो भी प्रकार होते हैं तो इनसे आपका क्वेश्चन आता है। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट आपका इसमें अलंकार है, इनसे आपको क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुछ जैसे आपका तत्सम तद्भव, देशज और विदेशज शब्द भी रहते हैं तो उनसे भी आपका क्वेश्चन आएगा। और फिर उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किस कहाँ पे हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय का यूज करते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर आपका है वर्तनी एवं शुद्धिकरण, कि जैसे आपका कोई सेंटेंस दिया रहेगा तो आपको उसमें बताना है कि कहाँ पे एरर है या फिर शब्द में कहाँ पे शुद्धिकरण करना होगा। और उसके बाद फिर देखिए आपका इधर हो जाएगा वोकैबुलरी पोर्शन शुरुआत हो जाएगा। जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वहाँ पे आपका जैसे पर्यायवाची शब्द हिंदी में रहती है तो वहीं पे आपका रहेगा सिनोनिम्स रहेगा इंग्लिश में। और विलोम शब्द है तो जैसे आप इंग्लिश में एंटोनिम्स पढ़ते हैं तो वही आपका यहाँ पे भी आपको वो सारे वर्ड को देखना होगा। और फिर इसके बाद आपका है वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहती है, जैसे लंबा सेंटेंस आपका दिया रहेगा और उसका एक वर्ड आपको बताना है तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है। और उसके साथ में जो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ है, यानी कि जो इडियम्स एंड फ्रेजेज आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो ये आपका जैसे कि ग्रामर का ये सारे पोर्शन हो गया। तो हम ग्रामर का पोर्शन ये जैसे कि आपका इधर का है, और बाकी जो भी वोकैब का पोर्शन आपके हैं तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग तरीके से इसको फिनिश करते चलेंगे साथ में, ताकि आपका दोनों अच्छे तरीके से हो जाए। और फिर इसके बाद में कुछ जैसे आपके कुछ इम्पोर्टेंट जो भी रचना एवं रचनाकार जो भी इम्पोर्टेंट जो भी कवि होते हैं तो उनसे भी आपका क्वेश्चन आता है, तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे। और साथ में कुछ आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी, मिसलेनियस टॉपिक्स भी पढ़ना होगा, कि जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला भी आपको क्वेश्चन आता है इन सभी से। तो ये सारे टॉपिक हम लोग एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो आप लोग बने रहना हमारे चैनल के साथ, हम हिंदी आपका एग्जाम से पहले बहुत ही अच्छे से एक फिनिश करा देंगे और इसके बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आपका हम कराएंगे। तो चलिए आज हम लोग पहला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे हिंदी भाषा का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे हिंदी भाषा के बारे में, जो भी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है और इनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में, और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से यदि हम देखें भाषा के बारे में तो दुनिया में लगभग 3000 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है, तो हिंदी जो है उनमें से ये एक है। और देखिए जितने भी भाषा होते हैं तो वो अपने एक भाषा परिवार से ही डिराइव होते हैं। तो यदि हम हिंदी की बात करें तो ये एक भारोपीय परिवार की एक भाषा है। भारोपीय परिवार का होने का मतलब है कि इंडो यूरोपियन परिवार की एक भाषा है। तो भारत में देखिए यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4 प्रकार के जो भाषा परिवार मिलते हैं, और यहाँ पे कितने लोग कितने प्रतिशत है उस भाषा परिवार से, यानी कि जो बोलने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे आप लिस्ट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका भाषा परिवार दिया हुआ है और इसमें भारत में कितने लोग कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं, तो यहाँ सब देख सकते हैं कि जो भारोपीय परिवार है यानी कि जो इंडो यूरोपियन परिवार की जो भाषा है तो इसमें लगभग इंडिया में बोले जाने वाली संख्या यहाँ पे देखिए 73% लोग है। और फिर दूसरा देखिए द्रविडियन जो भाषा परिवार है तो इसमें लगभग 25% लोग हैं। और फिर तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार है तो इसमें लगभग है 1.3% है। और फिर अगला है चीनी तिब्बत भाषा परिवार है तो इसमें भारत में बोलने जाने वाले का प्रतिशत है तो वो 0.7% है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पे तो जो भारोपीय परिवार जो है ये सबसे बड़ी भाषा परिवार है, और हिंदी जो है इसी भाषा परिवार के आधार पे ये आती है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो क्वेश्चन यदि आपका आएगा कि जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार की है तो वो आपका भारोपीय हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग हिंदी भाषा का
कि किस तरीके से इसका विकास जो हुआ है, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखिए हिंदी है, इसके अलावा और भी जो भी भाषाएं हैं, तो उन सभी की जननी संस्कृत को माना जाता है। और इसका जो विकास क्रम हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले जो भाषा है वो संस्कृत आती है, उसके बाद फिर पाली भाषा, उसके बाद फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर अवहट है, फिर प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो संस्कृत है ये सबकी जननी है। तो संस्कृत से ही फिर पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक ये पहुंचती है। फिर देखिए अपभ्रंश के बाद फिर अवहट से गुजरती हुई प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हिंदी भाषा का जो इतिहास है, इसका जो आरंभ माना जाता है वो अपभ्रंश से माना जाता है, लेकिन इन सभी का जननी संस्कृत को माना जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है। यहाँ से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी भाषा का इतिहास का जो आरंभ है वो किससे हुआ है, तो वो अपभ्रंश से है, माना जाता है। अब आइए हम लोग यहाँ पे अपभ्रंश भाषा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हिंदी जो है यहीं से डिराइव हुआ है। तो देखिए जो अपभ्रंश भाषा है इसका विकास 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी के मध्य में हुआ था। और इसमें जो भी साहित्य का जो आरंभ हुआ था, यानी कि जो साहित्य में लिखना इन्होंने जो भी कवि थे आरंभ किए थे, तो वो 8वीं शताब्दी से ये बताया जाता है। यानी कि जो स्वयंभू कवि थे तो उनके समय से ये हुआ है, जो कि ये 13वीं शताब्दी तक ये जारी रहा था। अब देखिए जो अपभ्रंश है, इस शब्द का जैसे कि शाब्दिक अर्थ होता है पतन होता है, लेकिन जो अपभ्रंश में जो साहित्य जो अभिष्ट है, यानी कि जो लिखे जाते हैं इसमें, तो वो प्राकृत भाषा से विकसित भाषा का साहित्य भी माना जाता है। तो इसका देखिए जो प्रमुख रचनाकार है जो कि अपभ्रंश भाषा में जिन्होंने लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए आपको पहले तो जैसे स्वयंभू हो गया, जो कि अपभ्रंश का एक वाल्मीकि है। तो इसमें देखिए इनका जो एक रचना है, जैसे जैसे आपको दिया हुआ है कि पौम चरित्र, इसका अर्थात है कि राम काव्य, और दूसरा है धनपाल है, फिर पुष्य दंत है। तो ये जैसे पुष्य दंत का ये महापुराण है, और जसहर चरित्र है। तो ये आपके प्रमुख रचनाकार है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आप लोग याद रखना है इसको। अब देखिए हिंदी का हम लोग देखेंगे कि इसका जो है राजभाषा के रूप में विकास कैसे होता है, यानी कि किसी भी राज्य की जो भाषा होती है, तो इसका हिंदी का किस तरीके से विकास हुआ है। अब जानते हैं कि हिंदी जो है बहुत सारे जो स्टेट है उनकी ये, जैसे कि ये राष्ट्रीय उनकी ये मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज है ये। तो इस तरीके से जो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से इसको हिंदी का जो विकास हुआ है राजभाषा के रूप में। तो देखिए राजभाषा का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, यानी कि जो राजा या प्रजा, जो राजा जो भी कार्य करते हैं या प्रजा जो भी रहते हैं उनके, तो वो कौन से भाषा में वहाँ के काम काम करते हैं, तो वो उसका मीनिंग होता है शाब्दिक अर्थ। यानी कि जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, तो उसे हम लोग राजभाषा कहते हैं। अब देखिए राजभाषा जो है, तो ये एक संवैधानिक शब्द भी है। आपने देखा भी होगा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिला हुआ है हिंदी को। और उस तरीके से जैसे कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो दिया गया था, तो इसमें जैसे कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी में, यानी कि संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था हिंदी को। तो इसीलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। तो ये चीज़ हम लोग जानते भी हैं कि 14 सितंबर को हम लोग हिंदी डे के रूप में मनाते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है इसको। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हिंदी के कितने उपभाषाएं हैं और इसके कितने बोलियां हैं, क्योंकि देखिए जो हिंदी है, तो ये जैसे कि बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है, लेकिन आपको हर एक राज्य में हिंदी के बोलने का जो स्टाइल होता है, यानी कि इसके जो बोलियां होती है, वो आपको थोड़ा सा अलग अलग चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यूपी में चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, या फिर आप राजस्थान में चले जाइए, तो आपको थोड़ा सा उसमें डिफरेंट आपको बोलने को या सुनने को देखने को जरूर दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो हिंदी क्षेत्र के जितने भी समस्त बोलियां हैं इसके, क्योंकि देखिए जो हिंदी है, तो इसमें बहुत सारे जो अलग अलग तरह की बोलियां होती है, तो वो इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, और इन वर्गों को उपभाषा हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे उपभाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, और फिर भाषा क्या होती है, तो ये सारे चीज़ हम लोग समझेंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी वर्ग है इसके बोलियां के, उनको जैसे हम उपभाषा बोलते हैं, तो इन उपभाषाओं के अंदर में ही हिंदी की 17 बोलियां बोली जाती है। तो वो चीज़ हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि बोली क्या होती है। तो देखिए कोई भी एक छोटा सा क्षेत्र है, यानी कि कोई एक कस्बा आप मान लीजिए, तो यदि उनमें जिस भाषा में जो लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसको बोली कहते हैं हम लोग। और देखिए एक चीज़ आप लोग नोट करना है यहाँ पे कि बोली में कोई भी साहित्य की रचना नहीं की जाती है। तो इस तरीके से ये आप लोग याद रखना है इसको। अब देखिए उपभाषा क्या होती है कि यदि मान लीजिए कि किसी भी बोली
कोई भी बोली है जो लोग गाँव में बोलते होंगे या छोटा-सा कोई रीजन है, तो यदि उसी बोली में यदि साहित्य की रचना हो जाती है और उस क्षेत्र का विकास हो जाता है कि जैसे उस लैंग्वेज को लोग जानने लगेंगे और उसके बारे में अदर वाले रीजन पे भी लोग जानने लगेंगे, तो वह जो अब बोली है, वो बोली ना रहकर अब वो क्या बन जाएगी, उपभाषा बन जाती है। तो इसी तरीके से हिंदी के जो भी बोलियाँ हैं, तो उनको उपभाषा में बाँटा गया है। अब देखिए भाषा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो भी साहित्यकार है, जब उस भाषा को कोई भी भाषा है जो लोग बोलते हैं, अगर उसे अपने साहित्य के द्वारा उसको फिर जैसे परिनिष्ट करके उसको सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उस क्षेत्र का और ज़्यादा विस्तार हो जाता है, तो वो अब क्या कहलाने लगता है, भाषा कहलाने लगता है। जैसे कि हिंदी क्या है, एक भाषा है, तो इसका विस्तार बहुत ही मतलब कि बहुत ही बड़े लेवल पे ये हो चुका है, तो इस तरीके से इसको हम लोग भाषा बोलते हैं हम लोग। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे एक भाषा है तो इसके अंतर्गत कई भी उपभाषाएँ आती हैं और उसी उपभाषा के अंदर कई बोलियाँ बोली जाती है। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी क्षेत्र के भी जो भी समस्त बोलियाँ हैं, तो इनको 5 वर्ग में बाँटा गया है और इन वर्गों को हम लोग जैसे उपभाषा बोलते हैं और इन्हीं उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी के 17 बोलियाँ आती है। तो वो कौन-कौन से 17 बोलियाँ हैं, तो वो हम लोग देखेंगे एक-एक करके। तो यहाँ पे देखिए हिंदी के जितने भी उपभाषाएँ और जो भी इसके बोलियाँ हैं, तो ये लिस्ट आपका दिया हुआ है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद करना होगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए उपभाषा है और यहाँ पे इनके अंतर्गत जो भी बोलियाँ आती है और ये मुख्य क्षेत्र यानी कि कहाँ पे ये बोले जाते हैं, तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखना। तो पहला देखिए जो हिंदी की जो उपभाषा है, तो पहला राजस्थानी है, तो इसके अंतर्गत जो भी बोलियाँ आती है जैसे कि आपका मरवाड़ी हो गया, तो ये पश्चिमी राजस्थानी में ये बोली जाती है। उसके बाद फिर देखिए जयपुरी या फिर ढूंढानी है, तो ये पूर्वी राजस्थानी की भाषा है और फिर अगला है मेवाती है, ये उत्तरी राजस्थानी में बोली जाती है। फिर अगला है मालवी है, तो ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना इन सारे को। तो राजस्थानी उपभाषा के अंदर कौन-कौन से बोलियाँ आ गया, मरवाड़ी आ गया आपका, जयपुरी या ढूंढारी आ गया, इसके बाद मेवाती, मालविया हो गया। तो ये मुख्य क्षेत्र इसका क्या हो गया, आप लोग सभी में देख रहे होंगे कि राजस्थान है, तो इसलिए क्या आपका हो जाएगा, ये राजस्थान हो जाएगा। यानी कि इसका जो मुख्य क्षेत्र है जहाँ पे ये सारे जो बोलियां हैं बोली जाती है। फिर उसके बाद अगला है पश्चिमी हिंदी है, तो इसके जो बोलियां हैं इसके अंतर्गत में जो आती है, तो जैसे आपका कौरवी या खड़ी बोली हो गया। फिर अगला बांगरू है या फिर हरियावनी है। फिर उसके बाद देखिए ब्रजभाषा है, कनौजी है, बुंदेली है। तो इसके जो मुख्य क्षेत्र है जहाँ पे ये बोलियां बोली जाती है, तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं पे आपको हरियावनी लिखा हुआ है, हरियाणा, और कुछ पोर्शन जो है उत्तर प्रदेश आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना इसको, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसके कि ये जो जितने भी आपके बोलियां दिया गया है, तो ये इसके मुख्य क्षेत्र कौन कौन से है। फिर देखिए अगला है पूर्वी हिंदी है, जो उपभाषा है अगला हिंदी की ही है। तो इसके अंतर्गत में जो बोलियां आती है जैसे कि आपका अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया। तो इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं, तो जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। फिर अगला है बिहारी है, तो इसके अंतर्गत में जो बोलियां बोली जाती है, तो जैसा कि आपका भोजपुरी हो गया, मगही हो गया। और इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं, तो जैसे भोजपुरी तो आप लोग जानते हैं कि बिहार में बोली जाती है, और मगही है तो ये भी जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप लोग गेस भी करके आप लोग आंसर को मार्क कर सकते हैं। फिर अगला देखिए पहाड़ी उपभाषा है, तो इसके अंतर्गत जो बोलियां आती है, तो जैसे पहाड़ी हो गया, कुमाऊनी हो गया, गढ़वाली हो गया। तो इसके जो मुख्य क्षेत्र हैं, तो जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हो गया। तो ये चीज़ आप लोग लिस्ट को अच्छे से याद कर लेना और इसको आप लोग देख लेना अच्छे से, क्योंकि इनसे आपको क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। Good morning, doctor. Good morning, doctor.